दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और मैं आज बलिया ज़िले के बेलसरा रोड में आ चुका हूं और एक हमारी मुलाकात आज हुई है। ये अरशद हिंदुस्तानी जी हैं और ये बढ़िया प्रख्यात और विद्वान एक शायर हैं और इनके द्वारा जो है कई तरीके से कई मुहिम में लड़ाई लड़ी जाती है। अभी इन लोगों के द्वारा जो है, इनकी टीम के द्वारा शिक्षा एक समान पे ये लोग करीब 6 साल से लगातार प्रयत्नरत हैं और यहाँ से दिल्ली से लेकर और क्या नाम है लखनऊ तक जगह जगह इन लोगों का आना जाना, धरना प्रदर्शन करना, लोगों को जागरूक करना और अपने माध्यम से सबको बताना कि नहीं, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। वो अधिकारी का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो या रिक्शे वाले का बेटा हो या चाय वाले का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ना कोई शिक्षा में किसी को अमीर देखा जाना चाहिए और न किसी को गरीब देखा जाना चाहिए। सबकी शिक्षा एक समान है। तो आइए मैं अरशद हिंदुस्तानी जी से मैं बात करता हूं और इनसे पूछता हूं कि किस तरीके से ये लोग संघर्ष करते हैं और कहां कहां जाते हैं और कितनी कठिनाइयां इनको झेलनी पड़ती है। और अभी कुछ दिन पहले इन लोगों की साइकिल यात्रा थी जो यहाँ बलिया से चल के जो है दिल्ली ये लोग गए थे, जयप्रकाश नगर से दिल्ली गए थे और दिल्ली से अभी कुछ दिन जस्ट पहले इनकी वापसी हुई है। तो आइए मैं इनके जो है शिक्षा एक समान की यात्रा पे मैं इनसे बात करता हूं। अरशद जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा अपने शिक्षा एक समान के मुहिम को किस तरीके से उस मुहिम को की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहां तक अभी तक पहुंचा चुके हैं, उस पर थोड़ा सा मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को बताइए आप। जय हिंद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अनमोल संवाद न्यूज़ चैनल का और कि आपने शिक्षा एक समान तिरंगा यात्रा की मुहिम के बारे में जाना। और हम लोग की शिक्षा समान तिरंगा यात्रा 11 अक्टूबर को जेपी नगर की धरती से, उनकी सरजमी से राधे श्याम यादव जी के नेतृत्व में निकलकर प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली तक पहुंची थी। तो हम लोग की घर वापसी हुई है। घर जब वापस आए हैं तो हम आज हमारे आवास पर पत्रकार महोदय जी आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि सफ़र कैसा रहा। तो हम लोग 11 अक्टूबर को शिक्षा समान तिरंगा यात्रा लेकर राधे श्याम जी के नेतृत्व में बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, मुसाफिर खाना, हैदरगढ़, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोज़ाबाद, आगरा, मथुरा, पलवल, ऐसे होते हुए हम लोग की यात्रा जंतर मंतर पर जाकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया कि जिस तरह से देश में सांसद विधायक के बच्चों को शिक्षा मिलती है, उस तरह की शिक्षा वोट देने वाले बच्चों को मिले और नहीं तो सरकारी सुविधाएँ छोड़ें। इस मुहिम को लेकर हम लोग निकले थे और हम लोग का रास्ते का सफ़र ये रहा कि जब हम लोग जयप्रकाश नगर से निकले तो जौनपुर पहुँचे। तो जौनपुर के डीएम साहब ने तो हम लोग के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करूँगा, 2 स्कार्ट गाड़ी पुलिस की आगे और पीछे, एक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी थी। हम लोग के सभी शिक्षा समान तिरंगा यात्रियों की मुहिम को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए कि ऐसे भी देश के नौजवान हैं, ऐसे दीवाने हैं जो शिक्षा समान को लेकर जो चाहते हैं कि देश के गरीब मजदूर के बच्चों को भी शिक्षा मिले और वो शिक्षा से पढ़ लिख कर आगे का देश का वैज्ञानिक डीएमएसपी बने। तो हम लोग की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरे ज़िले को पास कराने के लिए 2 स्कार्ट की गाड़ियाँ लगी थी, एम्बुलेंस लगी थी और हम लोग के पीछे सुरक्षा के लिए शिक्षा समान के तिरंगा यात्रियों के लिए लगी थी। और उसके बाद उन्नाव में भी जो है पुलिस प्रशासन बड़ा स्ट्रिक्ट रहा है। हम लोग के जगह जगह वो लोग आके पूछते थे भी और अपने सुरक्षा लगी थी कि इन लड़कों को आगे तक पहुंचाया जाए। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने हम लोग शिक्षा समान का ज्ञापन लिया और कहा कि आप लोग की मुहिम बहुत अच्छी है। लड़के देखिए तमाम चले हुए हैं, बताइए साइकिल यात्रा चलाकर रात में कहीं सो रहे हैं, कहीं खुले आसमान में, कहीं इनको कहीं जगह मिल रही है नहीं मिल रही है, उसी में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये अपने देश के लिए, समाज के लिए निकले। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। जी, तो ये आप लोग की मुहिम जो है, ये मुहिम को करते हुए कितने लोगों की टीम है और कितने दिन हो गया? हम लोग की इस मुहिम को लगभग 6 साल हो गए करते हुए। तो धीरे धीरे इस टीम में जो है 2-4 लोग थे, आज जो है 2-4 से लगभग 100 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लोग जुड़े हैं। वो फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए हम लोग का इस मुहिम से जुड़े हैं। और बहुत सारी टीम है जो हमारे बिरथा रोड के विनोद मानव जी हैं, रामशरण जी जुड़े, फिर संजय सिंह जी जुड़े,
फिर एक श्रवण मौर्य है, इस तरह से तमाम लोग, अमानुल जी हैं, राशिद कमाल पासा हैं। अब धीरे धीरे इस मुहिम में लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। जैसे 6 साल आप लोग जो है एक शिक्षा एक सम्मान पे काम तो आप लगातार करते हैं, लगातार साइकिल यात्रा पैदल यात्रा होती रहती है, जी। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है और आगे जो भविष्य में क्या उम्मीद लग रही है कि लोग समाज के जो हैं आप लोगों का साथ और आगे देंगे या नहीं देंगे, उस पर क्या कहना चाहते देखिए, हैं? हम लोग इस शिक्षा सम्मान में सांसद, विधायक और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे तो मांग करते ही हैं, साथ साथ इस देश की मालिक जो होती है जनता होती है, उनको हैंडबिल देके पर्ची बांट के जी। जगाते हैं कि अपने सांसद विधायक से कहो कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, जिस तरह से आपका बच्चा पढ़ता है हमें शिक्षा दे दो। तो पूरी पब्लिक इस चीज़ को मानती है कि नहीं, कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हम अपने गरीब बच्चों को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते। तो उनका पूरा हम लोग पर समर्थन आ रहा है, सहयोग आ रहा है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी हम लोग का जंतर मंतर पे खुला के समर्थन किया था जब शुरुआत में हम लोग यात्रा निकली थी। और मंदिर थाना में हम लोग को जो है आपके एक राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी, उन्होंने भी समर्थन किया। नवल किशोर बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा एक समान होना चाहिए, जिस तरह से नेता का बच्चा पढ़ता है उससे गरीब के बच्चों को भी नहीं। और जो अभी आज हम लोग की यात्रा जो निकली थी दिल्ली के लिए, तो इंदिरा गांधी कला केंद्र के जो अध्यक्ष हैं माननीय राम बहादुर राय जी, और राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े जी और गांधीवादी नेता एच.एन. शर्मा जी, देश के प्रतिष्ठित पत्रकार जयशंकर प्रसाद जी, उन लोगों ने पूरी टीम को बुला के अंग वस्त्र देकर खादी का सम्मानित किया। और राज्यसभा सांसद जी ने कहा, हेगड़े जी ने, कि हम इसको सदन में आवाज़ को उठाएंगे शिक्षा एक समान की, और जहाँ तक सहयोग होगा आपकी इस मुहिम के लिए हम सहयोग करेंगे। आप लोग लगे रहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। जी। तो क्या मानते हैं आप, जो ये प्राइमरी स्कूल है तो इसमें सरकार यूनिफॉर्म से लेके किताब से लेके सारा चीज़, खाना सब मुफ्त देती है, लेकिन किस कारण इसमें जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, इसका कारण थोड़ा सा हमको बताइए। चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो है सरकारी स्कूल हर ग्राम पंचायत में लगभग तो है ही है, हर ग्राम पंचायत में एक एक विद्यालय, लेकिन यहाँ जाने से और यहाँ बच्चों को भेजने से यहाँ गार्जियन क्यों कतराता है, क्या इसका कारण है? देखिए, जहाँ वहाँ खिचड़ी ग्राम सभा के प्रधान बांटने जाते हैं, उसमें खिचड़ी बांटने जाते हैं जनप्रतिनिधि जी, तो ग्राम सभा के सभी गार्जियन कि जब खिचड़ी बंट रही है, जो उसमें प्रधान जी खिचड़ी बांट रहे हैं, जूता बांट रहे हैं, मोजा बांट रहे हैं, या जो भी जनप्रतिनिधि बांट रहे हैं, तो जब इतना अच्छी सुविधाएं हैं तो फिर उनका बच्चा ये जूता मोजा क्यों नहीं ले रहा है, फिर उनका बच्चा भी इसमें क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो ज़रूर कहीं ना कहीं से उनको ये समझ में आ रहा है कि ठीक मामला नहीं है। जैसे हम कई बार स्कूलों पे गए हैं, कई बार हम देखे हैं कि जो उस विद्यालय में प्राइमरी हो या मिडिल हो, जो सरकारी विद्यालय है, तो उसमें जो टीचर है, जो प्रधानाचार्य है, उसके भी बच्चे उस प्राइमरी में नहीं पढ़ते हैं, उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं उसके पास समस्या तो है, वो समझ रहा है कि हम कितने बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं उसके मन में डर तो है कि मेरा बच्चा इसमें पढ़ेगा तो कमज़ोर रहेगा, वो उसको अपने नॉलेज पे और पढ़ाई पे उसको भरोसा नहीं है, इसलिए उसका जो प्राइमरी का शिक्षक है वो अपने बच्चे को जो मॉन्टेसरी में भेज रहा है, इंग्लिश मीडियम में भेज रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कहीं भेजे हमको मतलब नहीं, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि ये आपसे हम सवाल करना चाहते हैं, आप भी पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से लोगों से सवाल करना चाहते हैं कि आज कॉन्वेंट में 10,000 रुपया कमाने वाला मास्टर, 8,000 रुपया पाने वाला मास्टर जी उसमें पढ़ा रहा है, तो उसमें की पढ़ाई अच्छी क्यों हो रही है? और 60,000 पाने वाला मास्टर जहाँ पढ़ा रहा है उसकी पढ़ाई में क्यों अंतर लग रहा है? ये आप सोचिए इस बात में कि एक ट्रेन को जो ड्राइवर चलाता है तो 1 मिनट 2 मिनट अधिक नहीं रोक सकता, क्यों? किसकी डर है उसको? नहीं, कहीं ना कहीं तो कमी है, जो चालक है तो उसकी वो अपनी कमी समझ रहा है, तो मास्टर भी अपनी कमी समझ रहा है, इसलिए अपने बच्चे को उसमें नहीं पढ़ाना चाहता है। कहीं ना कहीं उसको डर तो है कि मेरा बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा तो तेज नहीं हो पाएगा, या उस तरीके की मैं पढ़ाई नहीं कराता हूँ विद्यालय में। मेरे मतलब सोचने पे, या मैं कई बार कई जगह गया तो जैसे कई टीचरों से मिला तो कहा कि आपके कितने बच्चे, इतने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो फला कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, फला स्कूल में पढ़ते हैं। अरे भाई, आप खुद एक टीचर हैं, खुद एक शिक्षक हैं और अपने बच्चों को दूसरे जगह पढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोग इस देश का नियम कानून संसद भवन से होता है, विधानसभा से पारित होता है,
देश के जनप्रतिनिधि ही करते हैं, ठीक है। तो जब कोई कानून बन जाएगा कि सांसद, विधायक, इस तरह के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो ऐसी व्यवस्था सही हो जाएगी। तो मतलब आपकी टीम मांग कर रही है कि जैसे संसद में पास हो जाए या पारित हो जाए कि सारे इस तरह का बिल आ जाए। हाँ, इस तरीके का हाँ। काम हो जाए कि जैसे सारे बच्चे, किसी के भी बच्चे हो, अधिकारी के हो, चपरासी के हो, मास्टर को, सारी शिक्षा एक समान हो जाए। सरकारी तनख्वाह पाने वाले, जी, सरकारी। हाँ, तो अपने आप सुधर जाएगा। जैसे एक घोड़े को आप बादाम खिलाइए, एक घोड़े को घास खिलाइए, और कहिए दोनों में दौड़ लगाया जाए, तो जो बादाम खाया वो नहीं आगे निकलेगा। तो सुविधाएं दोनों को बराबर मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां राष्ट्रपति और चपरासी का बच्चा एक साथ पढ़ता है। तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि कोई किसी की हमको शिकवा शिकायत करना, लेकिन हमारे यहाँ सुविधाएं जब दोनों को बराबर मिलेगी तो हम जो तेज रहेगा आगे निकल जाएगा जी। और शिक्षा से, देखिए, शिक्षा से सुंदर विकास होगा, शिक्षा से ही देश का निर्माण होगा, शिक्षा से ही सुंदर चरित्र का निर्माण होता है। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जब पीता है बच्चा तो आँख से आँख मिला के बात करता है। और उन्होंने कहा है कि उस किताब को अपने सीने से लगा लो, उस किताब को अपने सीने से लगा लो ऐ लोगों, और आगे बढ़ जाओ। तो शिक्षा वो चीज़ है। थोड़ा सा मैं, आप शायर भी हैं और अपने एक गीत के माध्यम से जो भी शिक्षा पे गीत आपकी होगी, मैं देखा कई चैनलों पे आपका चला है। अपने गीत के माध्यम से लोगों को, गार्जियन को, समाज को, अधिकारियों को आप लोग चलते रहते हैं, गाते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। बहुत अच्छी आप लोगों की पहल है। मैं भी आप लोगों के टीम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मेरे दर्शकों को थोड़ा अपने गीत के माध्यम से, शायर के माध्यम से थोड़ा सा एक गाने की और बताने की कोशिश की जाए, और करिए थोड़ा सा आप। जी जी। कि सबसे ऊंचा कैसे ना हो शिक्षा का स्थान, शिक्षा से ही तो बनता है ये मानव इंसान। तो बोलो शिक्षा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो बोलो शिक्षा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कर देती है जात पात के भेदभाव को दूर, प्रेम अहिंसा सुख शांति इसका है दस्तूर। मिलजुल कर रहने का हमको देती है ये ज्ञान, सबसे ऊंचा कैसे ना हो शिक्षा का स्थान। तो बोलो शिक्षा जिंदाबाद, राधे श्याम जिंदाबाद। तो बोलो शिक्षा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जैसे दर्शकों को मैं बता दूं कि अपने अरशद जी ने जो है बहुत ही प्यारा गीत और शिक्षा पे गाया, और ये लगातार शिक्षा और देश पे भी गीत गाए हैं। कोई देशभक्ति भी एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कि होठों की मुस्कान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, होठों की मुस्कान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। चल पड़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ में, देश को आगे बढ़ाने हाथ लेकर हाथ में, हाथ लेकर हाथ में। मज़हब ईमान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। अब लास्ट में मैं आपसे चाहूँगा कि भारत की जो नई पीढ़ी है और नए युवा हैं,
उनको शिक्षा के बारे में आप दो शब्द बताएं और युवाओं को एक संदेश दें अपने माध्यम से कि नए युवा किस तरीके से पढ़ाई करें और किस तरीके से पढ़ाई के द्वारा ही इस देश को जो है आगे ले जा सकता है। आविष्कार हम पढ़ेंगे तभी आविष्कार कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो उसके बारे में इस समय जो नए युवा पीढ़ी है उसको थोड़ा सा अपने माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप थोड़ा सा नई पीढ़ी को थोड़ा बताएं, क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सभी नौजवान साथियों से चाहूँगा कि आप सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दें। आप पढ़ें, खेलें, आप पढ़ें, आप खेल की दुनिया में जाएं, क्रिकेट की दुनिया में जाएं, लेकिन शिक्षित हों। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, देश के वैज्ञानिक नहीं बनेंगे। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, देश के नियम कानून को नहीं जानेंगे। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप अपने भगत सिंह को नहीं जानेंगे, आप अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानेंगे, आप सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानेंगे। तो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी देश तरक्की कर सकता है। किसी भी गरीबी मिटाई जा सकती है तो शिक्षा से मिटाई जा सकती है। और ख़ास तौर से नौजवानों से कहूँगी कि आप देश के हीरो को जैसे जानते हैं कि हम अक्षय कुमार आपके देश का हीरो है, तो भगत सिंह के बारे में भी जानिए कि असली हीरो भगत सिंह भी है, जिसने हमारे लिए, अपने लिए, देश के लिए कुर्बानी दी, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी देश में बेहतर शिक्षा पाए, बेहतर स्वास्थ्य पाए। जैसे हम शाहरुख खान को हीरो मानते हैं, वैसे वीर अब्दुल हमीद को भी हीरो हमें मानना चाहिए। इसके बारे में इतिहास भूगोल जानना चाहिए और समय मिले तो देश के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, नौजवान साथी, आप ही तो इस देश को संभालोगे। आपका देश कैसे जर्मनी के बराबर में खड़ा होगा, कैसे जापान के बराबर में खड़ा होगा, चाइना अमेरिका के बराबर में खड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि सबसे पहले आप शिक्षित होइए। जब तक शिक्षा नहीं लेंगे, आप देश के नियम कानून को कुछ भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए नौजवान साथी खेल में भी जाएं, कूद में जाएं, लेकिन शिक्षित बने और जो भी काम करें मन से करें, दिल से करें, एक दूसरे का सहयोग करें। क्योंकि भारत एक ऐसा सुंदर देश है जहाँ इसकी सुंदरता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो आप अपने देश को खूबसूरत बना सकते हैं, तो शिक्षा से बना सकते हैं, स्वास्थ्य से बना सकते हैं। यही मेरा कहना है। जैसा कि मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि अरशद हिंदुस्तानी जी बलिया के बेलसरा रोड के रहने वाले हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हम लोग भी ग्रामीण बांसपा और बहुरवा इनका जो घर पड़ता है, पैतृक निवास है इनका। तो ये शिक्षा एक समान के टीम में शुरू से ही लगे हुए हैं और शिक्षा पे इनका जोर है। और नए युवा को भी ये आपके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से देश को आगे ले जाया जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपका मेरे चैनल में आने के लिए और अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनमोल संवाद, आपका नाम भी तो अनमोल जी है जी, और अनमोल संवाद आपने चैनल का नाम रखा है। बहुत अच्छा लगा कि आपने आके हमसे बातचीत